गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है कक्षा 11 की बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर 8 में 8वें भाग में आप लोगों का स्वागत है। और पिछले लेक्चर में मैंने फिजिकल इक्विवेलेंट की बात खत्म की थी, यानी फिजिकल इक्विवेलेंट के अंतर्गत जितनी चीजें आती हैं उन चीजों को हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्विवेलेंट की, यानी रासायनिक तुल्यांक की। और रासायनिक तुल्यांक में जो सबसे पहला हमारा कंपाउंड है, जो सबसे पहला कंपोनेंट हमें पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है इक्विवेलेंट वेट। क्या पढ़ना है? इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार। हमें क्या पढ़ना है? तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार की परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं। किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार अथवा तुल्यांक द्रव्यमान उस पदार्थ के द्रव्यानुसार भागों की वह संख्या है। क्या चीज? किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार उस पदार्थ के द्रव्यमानानुसार भागों की वह संख्या है। उस पदार्थ के किसके अनुसार? द्रव्यमानानुसार। इसके अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार। ठीक, द्रव्यमानानुसार भागों की वह संख्या है जो भागों की वह संख्या है जो, ठीक, जो क्या करती है? जो द्रव्यमान अनुसार हाइड्रोजन के द्रव्यमान के अनुसार किसके? हाइड्रोजन के 1.008 भाग से अथवा ऑक्सीजन के कितने भाग से? ऑक्सीजन का कितना भाग है? ऑक्सीजन के 8वें भाग से, या और किसके बारे में बात करेंगे? या क्लोरीन के 35.5 भाग से कितने भाग से? 35.5 भाग से या तो संयोग करता है अथवा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विस्थापित होता है। विस्थापित होता है। ठीक, ये तो एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डेफिनेशन हो गया भाई। दिस वेटिंग गोइंग टू कंफ्यूज्ड। ठीक, चलिए इसको थोड़ा और आसान करते हैं। अथवा करके और हम क्या लिख सकते हैं? किसी पदार्थ में उपस्थित कहां पर? किसी पदार्थ में उपस्थित उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या
किसकी संख्या? ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाता है? उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहलाता है। उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहलाता है। ठीक, बात कुछ समझ में आई तुल्यांकी भार का? चलिए, अब तुल्यांकी भार की गणना की बात कर लेते हैं। हाथ तो हाथ तुल्यांकी भार की गणना भी कर लेते हैं ना? कैसे करेंगे? तुल्यांकी भार की गणना। इसको अगर अंग्रेजी में कहें तो हम क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। लिख लेते हैं, कंफ्यूज जाइएगा मत। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट in any matter called equivalent weight। those matter। ठीक, ये आप जाने रहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए आपके लिए थोड़ा बेहतर ही होगा। और अब हम बात करते हैं तुल्यांकी भार की गणना की। अगर हम किसी तत्व की बात करें तो तत्व का तुल्यांकी भार क्या होगा? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? तत्व का तुल्यांकी भार। ठीक, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। ठीक, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे? तत्व का परमाणु भार बटे संयोजकता। फार्मूला जान लीजिए, सिर्फ फार्मूला से हमें मतलब है, बराबर होता है तत्व का परमाणु भार बटे क्या चीज? संयोजकता। ठीक, यानी एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। एग्जाम्पल इस पे कर लेते हैं हैंड टू हैंड, तब आगे बात करते हैं। अरे भैया चलिए, अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तत्व का परमाणु भार बटे तत्व की क्या चीज? बैलेंसी। जैसे अगर हमें ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार निकालना हो तो क्या होगा? ऑक्सीजन का परमाणु भार बटे ऑक्सीजन की संयोजकता, यही तो होगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है?
16 होता है और संयोजकता कितनी होती है 2 होती है। डिवाइड कर लेंगे कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो नेगेटिव भार कितना आ गया 8 आ गया। बात क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कॉपर का तुल्यांकी भार, ठीक, क्यूपरिक लवण में कॉपर का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा परमाणु भार बटे संयोजकता। जैसे दो तरह के कॉपर होते हैं, एक चीज जान लो, ये चीजें पूछी जाती हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं ऊपर से। दो तरह से होता है कॉपर, दो फॉर्म में पाया जाता है, एक क्यूपरस साल्ट में और एक क्यूपरिक साल्ट में। क्यूपरस साल्ट में Cu का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, Cu का क्या चीज अनुभार बटे Cu की संयोजकता, यही तो होगा Cu का परमाणु भार बटे Cu की संयोजकता। तो Cu का परमाणु भार क्या होता है 63.6 होता है। कितना होता है 63.6 होता है। और क्यूपरस में, क्यूपरस साल्ट में कॉपर की जो बैलेंसी होती है वो होती है 1। कॉपर की बैलेंसी कितनी होती है 1 होती है। तो इसका तुल्यांकी भार कितना हो गया है 63.6 हो गया। ये बात आप लोग नोटिस करिएगा, क्यूपरिक और क्यूपरस में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसी तरह से हम बात करें क्यूपरिक साल्ट में, Cu का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, फिर परमाणु भार तो सेम रहेगा 63.6, लेकिन जैसे ही क्यूपरिक होता है, क्यूपरिक में इसकी संयोजकता, कॉपर की संयोजकता बदल जाती है और कितनी हो जाती है 1 की जगह कॉपर की संयोजकता हो जाती है 2। कितनी हो जाती है 2 हो जाती है। अब डिवाइड कर लो कितना आएगा, बोलो 31.8। ठीक, बात समझ में आ रही है? आगे आप लोगों को एक चीज पढ़ाया जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, तब तक के लिए लेकिन टर्म के लिए जान लो। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन कैसा है हायर स्टेट है, तो क्या लगेगा देन यूज इक, और दूसरा ऑक्सीडेशन लोअर स्टेट देन यूज अस। ठीक, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो इक लिखेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो अस लिखेंगे। ऊपर क्यूपरस है, क्यूपरस साल्ट में ऑक्सीडेशन नंबर कम है इसलिए अस लिखा गया, इक लिखा गया, सॉरी अस लिखा गया है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो क्या लिखा है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो इक लिखा है। ठीक, ये चीजें आप जानिए। अब एक साल्ट का हम तुल्यांकी भार देखते हैं। ठीक, ये यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट शुरू होता है। ठीक, साल्ट का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट, यानी एक लवण का तुल्यांकी भार क्या होगा। और लवण कैसा होगा नॉर्मल साल्ट। यहां आप जान लीजिए साल्ट भी कई तरह के होते हैं। नॉर्मल साल्ट का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा ये देखते हैं। यानी लवण का अणुभार बराबर क्या होगा, लवण का अणुभार बटे धनायनों
या ऋण आयनों की संख्या। बटे क्या चाहिए होगा, धन आयनों या ऋण आयनों की संख्या। ठीक, यानी कितने धनायन और ऋणायन बनेंगे। जैसे अगर हम NaCl का हमें निकालना हो तुल्यांकी भार, एग्जांपल भी इसका देखते चलते हैं। क्या हो जाएगा, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है भैया, सोडियम का परमाणु भार होता है 23, कितना होता है 23, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, 35.5 ये अनुभार निकाल रहे हैं, और डिवाइडेड बाई, इसको जब आप NaCl को तोड़ोगे तो किसमें किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। धनायन और ऋणायन कितने कितने बन रहे हैं, एक एक ही बन रहे हैं ना, तो यहाँ धनायनों या ऋणायनों की संख्या, धनायन या ऋणायन कितना बन रहा है, सिर्फ एक बन रहा है, तो डिवाइडेड बाई 1। टोटल योग कर लो कितना आएगा, 5, 5 3 8, 3 2 58.5। बात क्लियर। ये इसी तरह से Na2CO3 का भी निकाल लेते हैं हैंड टू हैंड। देखिए Na का एटॉमिक वेट कितना होता है भैया, 23 होता है, लेकिन कितना है, 2 है, 2 गुणे 23 प्लस एक कार्बन है, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, कितना होता है 12, प्लस 3 ऑक्सीजन है, 3 गुणे 16, डिवाइडेड करोगे जब आप इसको बांटोगे तो Na2CO3 दो भागों में टूटेगा, 2Na प्लस, और प्लस किसमें, CO3 डबल माइनस में, इसी में तो टूटेगा दो भागों में, और जब इसमें टूटेगा तो धनायनों या ऋणायनों की संख्या यहाँ कितनी है, 2 है, 2 धनायन या 2 ऋणायन बन रहे हैं ना, तो अगर 2 हैं तो उसी से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इसको जोड़ लीजिए, 23 दूना 46 प्लस 12 और प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2, 8 2 10 6 16 के 6 और 4 4 8 1 9 1 10, 106/2। ठीक, अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 53। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोगों को इक्विवेलेंट वेट ऑफ नॉर्मल साल्ट यानी सामान्य लवण का तुल्यांकी भार निकालने में कोई दिक्कत होगी। यहाँ हिंदी भी लिख लेते हैं हम। सामान्य लवण का तुल्यांकी भार हमें नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होगी। अब हम एक एसिडिक साल्ट का तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए यानी अम्लीय लवण का तुल्यांकी भार। अम्लीय लवण का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, लवण का अणुसूत्र, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लवण का अणुसूत्र, सॉरी लवण का अणुभार, लवण का अणुभार बटे
लवण में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका हम क्या कर लेते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं भैया। चलिए कोई निकालते हैं, जैसे NaHCO3 का तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। निकालिए, सबसे पहले अणुभार निकालते हैं। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है भैया, 23 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है 16 3 48 डिवाइडेड बाई, अब अगर इसको तोड़ोगे तो दो भागों में टूटेगा, लेकिन हाइड्रोजन कितना निकलेगा, यहां से कितना हाइड्रोजन निकलेगा, आप लोग अगर ध्यान से देखें तो एक ही हाइड्रोजन है, तो एक से ज्यादा तो निकल नहीं सकता है, तो डिवाइडेड बाई 1। ठीक, ये NaHCO3 करिए, 3 1 4 2 6 और 8 6 14 4 1 5 2 7 1 8, तुल्यांकी भार कितना निकल गया आपका 84। ठीक, इसी तरह से CaHCO3 का होल टॉइस देख लीजिए। निकालिए, कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 40 होता है, कैल्शियम का कितना होता है प्लस। अब सीधे 2 से हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 2 हाइड्रोजन हो गया तो एक हाइड्रोजन का 2 हो गया, 2 गुणे 1 ही लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, गुरुजी एक जगह 1 लिखते हैं एक जगह 2 लिखते हैं। प्लस कार्बन 2 है तो 2 गुणे 12 प्लस ऑक्सीजन 3 दुनिया 6 है तो 6 गुणे 16। ठीक, कर लीजिए, कितना आएगा, अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिन लीजिए, है कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 हमें दिख रहा है, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 भागों में टूटेगा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 40 प्लस 2 प्लस 24 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी 6 4 10 2 12 1 10 2 12 और 4 16 162 बाई 2 कितना आ गया भैया 81। ठीक, ये हो गया हमारा किसका एसिड का, ये हो गया हमारा एसिड का तुल्यांकी भार। इसी के साथ साथ एक और अब हमारे साथ बच रहा है कि एक अम्ल का तुल्यांकी भार, एक अम्ल का और एक क्षार का। ठीक, 2 चीजें बच रही हैं, दोनों एक साथ हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद तक अगले लेक्चर के बारे में बात करते हैं। चलिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिंगल एसिड, यानी एक अम्ल का तुल्यांकी भार। ठीक, एक अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की भस्मिकता, यानी अम्ल की क्षारकता। अम्ल का अणुभार डिवाइडेड बाई अम्ल की क्षारकता। ठीक, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं भैया।
क्षारकता का मतलब क्या होता है कि कितना उसके एक अणु द्वारा कितना हाइड्रोजन निकलता है, ये भी जान लीजिए। क्षारकता बराबर होता है उसके एक अणु द्वारा निकाले गए हाइड्रोजन की संख्या। इसकी संख्या, एक अणु द्वारा निकले हुए हाइड्रोजन की संख्या। ठीक, चलिए अब एक एग्जांपल देख लीजिए भाई यहां पर, जैसे H3PO4। कोई भी रिएक्शन के बिहाफ पर ही हम इसको करेंगे। जैसे अगर हमारे पास रिएक्शन है कोई, तो देखो जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, H3PO4 ये कोई एसिड है और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ, 2NaOH के साथ। ये बेस है, इसके साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, Na2HPO4 क्या बनता है, Na2HPO4 प्लस, साथ में क्या निकलेगा भैया, साथ में निकलेगा वाटर, 2H2O। अब यहां पर एक चीज नोट करने वाली है, अगर हम सिर्फ इसको देखेंगे, इस एसिड को देखेंगे, ध्यान से सोचिए, इस एसिड को देखेंगे तो यहां से 3 हाइड्रोजन निकल सकता है। कितना हाइड्रोजन निकल सकता है, 3। लेकिन रिएक्शन में निकला कितना हाइड्रोजन है, केवल 2 हाइड्रोजन निकला है। केवल कितना हाइड्रोजन निकला है, 2 हाइड्रोजन। यानी यहां पर H3PO4 की जो क्षारकता होगी वो कितनी होगी, सिर्फ 2 होगी। लिख लेंगे, क्योंकि अभिक्रिया में H3PO4 से सिर्फ 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं। अतः H3PO4 की क्षारकता कितनी होगी, 2 होगी। तो H3PO4 का तुल्यांकी भार कितना होगा भैया, काउंट कर लीजिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 3। इनको टोटल ये ऐड करेंगे तो ये आएगा 98। तीनों को जब आप जोड़ेंगे H3PO4 को तो कितना आएगा, 98। फास्फोरस का परमाणु भार कितना होता है भैया, 15 दूनी 30 होता है। ठीक, और 30 प्लस 64 प्लस 3, ठीक, 30 31 होता है, 31 प्लस 64 प्लस 3, तो कुल मिला के आएगा हमारा 98 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, कितना आएगा, जो भी आएगा आपका 49। ठीक, ये हो गया अम्ल का। इसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिंगल बेस देखिए, सिंगल बेस का तुल्यांकी भार क्या होगा भैया, क्षार का अनुभार बटे क्षार की अम्लीयता। क्षार का अनुभार बटे क्षार की अम्लीयता। अम्लीयता का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। अम्लीयता का अर्थ होता है कि भस्म की अम्लीयता एक अणु द्वारा दिए गए OH माइनस की संख्या। यहां मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं यहां से, ठीक, इसको भी मिटा देता हूं और यहां लिख देता हूं। अम्लीयता बराबर मैं बात कर रहा हूं ना,
एक अणु द्वारा निकाले गए OH माइनस की संख्या, किसकी संख्या? OH माइनस की। ठीक, बात समझ में आ रही है? जैसे कोई भी रिएक्शन है आप देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास रिएक्शन है कि AlOH की होल थ्राइस, AlOH की होल थ्राइस प्लस और क्या है HCl प्लस क्या है H गिव्स आउट, हमें क्या मिल रहा है रिएक्शन के लास्ट में? AlOH की होल ट्वाइस Cl प्लस H2। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर अगर आप AlOH की होल थ्राइस में देखेंगे तो OH कितना है यहां पर? निकल कितना चाहिए था? 3 OH निकल सकता था, लेकिन निकला कितना है यहां पे? ध्यान से देखिए, कितना OH निकला है? केवल एक OH निकला है, 1 OH निकला है, 1 OH माइनस निकला है। तो इसका क्षारकता की सॉरी अम्लीयता कितनी होगी अभिक्रिया में? AlOH की होल थ्राइस की अम्लीयता कितनी होगी? बराबर 1 हो जाएगी। ठीक, तो लगा लीजिए फॉर्मूला। AlOH की होल थ्राइस का वो निकाल लेते हैं। OH की होल थ्राइस का तुल्यांकी भार बराबर कितना हो जाएगा? एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है टोटल? अगर आप ऐड करोगे तो आएगा अप्रोक्सीमेटली 78। कितना आएगा? 78 डिवाइडेड बाय कितना? 1, कितना हो गया आपका? 78। ठीक, यहां तक हमने पढ़ लिया तुल्यांकी भार के बारे में। अब हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का भी तुल्यांकी भार पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग मेहनत करते रहिए।